कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप में से उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा जो अपने एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। हम उनके एग्ज़ाम एनालिसिस पे तो आएंगे ही, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी। लेकिन हाँ, जो रोज़ आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए एक एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो लाना बड़ा ज़रूरी है। और आज 13 अप्रैल के जो आपके शिफ्ट्स में कुछ क्वेश्चंस हैं या जो आपके जो पेपर सेट रहा है वो किस तरह का रहा है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस एनालिसिस में करेंगे हम इस बारे में बात। 13 अप्रैल का एसएससी सीजीएल 2021 के लिए जो एग्ज़ाम एनालिसिस है मैं आशुतोष आप सभी के लिए लेके आया। हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में, फिर मैं फाइनली आपको बताऊंगा कि आपका इस पेपर सेट के लिए या आज के लिए जो है वो गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ी सी चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो गई हैं गाइस। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि भाई पैटर्न जो है वो पहले कैसा आ रहा था और उससे कितना वो चेंज होगा, तो चेंज तो हुआ है गाइस। राम राम जी, राम राम, आपको भी राम राम घनश्याम जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है जीके का आया है आपका जीडीपी पे, जीडीपी 2022 पे जीके का एक आपका या जीए का जो क्वेश्चन आया है। उसके बाद में यूनियन बजट फिस्कल डेफिसिट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, यानी कि जो यूनियन बजट के अंदर फिस्कल डेफिसिट इन्वेस्टमेंट को लेके जो क्वेश्चंस हैं उस पर कुछ बना है। आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बना है तो प्रोबेबिलिटी है कि इसके आसपास के किसी टॉपिक या इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो उस पर ध्यान दें। हु गॉट द गोल्डन गोलकीपर अवार्ड 2019? बिल्कुल ये कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा पुराना है, 2019 का है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर खास ध्यान दें। गोल्डन गोलकीपर अवार्ड मिला है मिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये इन्हें मिला था स्वच्छ भारत मिशन के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए मिला था गोल्डन गोलकीपर अवार्ड 2019। वर्ल्ड लेवल का ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला है, हमारे प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गॉट द फर्स्ट सीके नायडू अवार्ड? फर्स्ट सीके नायडू अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है शांता रंगा स्वामी को। शांता रंगा स्वामी है वो पर्सन जिनको फर्स्ट सीके नायडू अवार्ड मिला है। और देखते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस। पंचायत अमेंडमेंट जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? ये तो अच्छे से रट्टा मार रखा होगा आपने, 73rd आर्टिकल है, उसके अंडर ये पंचायत अमेंडमेंट आर्टिकल जो है आपका एक्ट जो है वो आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम 2000। ओके, ये जो बताया कि करंट अफेयर्स जो है वो आपके 2021 से आ रहे हैं, 2022 के नहीं आ रहे हैं, 2021 के आ रहे हैं। तो आप जल्दी से, आप सभी लोग जिनकी शिफ्ट बाकी है, जिनके एग्जाम्स बाकी हैं, वो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे गो थ्रू हो जाएं। अगर आपका कल एग्जाम है 14 अप्रैल को तो आप सभी उस पर खास ध्यान दें। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनएसपी स्कॉलरशिप? तो भाई जो एनएसपी स्कॉलरशिप होती है उसके लिए अमाउंट क्या डिसाइड किया गया है, और वो अमाउंट है गाइस 12,000 एनएम। 12,000 एनएम, ये एनएम में डबल एन होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि 12,000 एक साल के रुपए मिलेंगे स्कॉलरशिप, एनएसपी स्कॉलरशिप के तहत, तो ध्यान दें। और एक क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2021 और 2022 रिलेटेड क्वेश्चन। तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट होती है, जो प्रोबेबली एनएसपी या ऐसे कुछ निकालता, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी एग्जैक्टली क्लिक नहीं हो रहा है, बट हाँ उनके द्वारा ग्रोथ रेट जो है या तो वो डायरेक्ट पूछी गई थी या उससे रिलेटेड जो भी जितने भी इंडेक्सेस पे भाई हम बात करते हैं या जो रिलीज होती है इन्फॉर्मेशन, उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन था। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज करती है, कितनी रही है, 2021 की कितनी रही है, 2020 की कितनी रही थी, या प्रीवियस ईयर्स में कितनी ग्रोथ हुई है, कितना परसेंटेज में ग्रोथ हुई है। हर तरह का जो क्वेश्चन है वो आप रेडी रखेंगे इस, राइट। ओके चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद में एक जो क्वेश्चन और आया है, एंटी ड्रग
नहीं, ये एंटी ड्रग नहीं था, ये दंती दुर्ग था, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो थे वो फाउंडर थे किस डायनेस्टी के, तो वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। तो ये आपके एंशिएंट से भी एक क्वेश्चन आया है भाई, इसका भी ध्यान दें। तो फाउंडर्स वगैरह एक बार आप गो थ्रू हो जाएं, सभी फाउंडर्स जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी फाउंडर्स रहे हैं उनके जो क्वेश्चंस, अगर एक क्वेश्चन आया तो मे बी नेक्स्ट शिफ्ट में इस तरीके से दूसरी जो डायनेस्टीज हैं उनके जो फाउंडर हैं उन पे क्वेश्चन आ सकता है। मैं जरा एक बार कमेंट देख लेते हैं क्या है। हनुमान हनुमान कुमावत, 2 बार हनुमान कुमावत को भी राम राम, आपको तो नाम ही हनुमान है। तो भाई आप अच्छे से प्रिपरेशन करें हनुमान, अगर आपका अगली शिफ्ट के अंदर पेपर है तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे आपको दिखाए हैं आज के पेपर के अंदर। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो अपेयर हुए हैं डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में से आए हैं। ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर है, प्रोबेबली ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने फर्स्ट शिफ्ट वाले बताए हैं। थर्ड शिफ्ट के जो है हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जरा मैं बात कर लूँ इंग्लिश के क्वेश्चंस की गाइस, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए हैं जरा मैं जल्दी से बता दूं। अराउंड इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करके मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं, आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। ये सेम मटेरियल आपको इंटरनेट पे भी मिल सकता है, बाकी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेंगे कि इस बार किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, तो स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। भाई देखिए, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर वाले पार्ट को यानी सेगमेंट को बताना है, बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पे ये जो एंड है ये नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए टू। देखिए, जब आप टाइम के रेफरेंस में फ्रॉम का यूज करते हैं तो फ्रॉम के साथ जो जोड़ी बनाता है वो टू है, ना कि एंड। यहाँ बोथ लिखा होता मे बी तो एक अलग बात होती, लेकिन दोनों ही केसेस में सी अपना जो है वो गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। दैट ब्रूटस हु वाज his trusted friend had attacked on him। यहीं रुक जाएं। अटैक जब एक वर्ब होती है तो उसके साथ में ऑन का यूज नहीं किया जाता, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। तो ये देख लें कौन से हिस्से के अंदर है, ये है आपके एरर सी हिस्से में, सी लिखा है यहाँ, ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे। द सागा सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जी, नरेशन चेंज करना भाई, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में करना है, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में करना है। देखेंगे हम, ये है भाई आपका डायरेक्ट में, आप इन्वर्टेड कोमा देख सकते हो, ये डायरेक्ट में है, इसको इन्वर्टेड कोमा सॉरी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए, तो सागा सेड के लिए यहाँ सेड 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 और सेड हर जगह सेम दिया हुआ है। एक में सेड दैट दिया है, एक में सेड टू दिया है, सेड टू गॉड नहीं होगा भाई, ये गॉड को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि गॉड ऐसा करते हैं। अगर गॉड ऐसा करते हैं तो गॉड से बात नहीं हो रही है। दैट आ सकता है, दैट आ सकता है। विल हेल्प का कोई सेंस ही नहीं है, विल हेल्प का ऐसा कोई सेंस ही नहीं है। नो डाउट यहाँ पे जो है वो इच्छा मांगी जा रही है, लेकिन विल हेल्प का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। अब इसमें से दोनों में से कौन सा आंसर होगा, गॉड हेल्प्स या गॉड हेल्प्ड। तो देखिए, ये एक विश है, ठीक है ना, गॉड हेल्प्स दोज, सॉरी नॉट, ये विश नहीं है, सॉरी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये एक फैक्ट है, ये एक कोट है, और जो कोट होती है माय डियर स्टूडेंट्स, उनमें टेंस चेंज नहीं किया जाता, इसलिए हेल्प्स, और इसलिए यहाँ हेल्प जो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। वी वॉन द मैच, क्या है, वी वॉन द मैच। इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द मैच स्टार्ट में ले आएंगे, ये रहा द मैच स्टार्ट में, वॉन लिखा है, ये है V2। आपने अगर मैराथन क्लास या टारगेट 50 आउट ऑफ 50 की सीरीज को अच्छे से फॉलो किया था तो शायद ये वो पार्ट है जिसको मैंने, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद 50 बार पढ़ा दिया होगा कि V2 जो है वो वॉज वर प्लस V3 में चेंज होता है। ये रहा आपका वॉज वर प्लस V3, टिका दो ये। अच्छा, कई स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही एक सिली मिस्टेक कर देते हैं, वो यहाँ हेड वॉन को लगा देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन के क्वेश्चन में आपको V2 को किस में चेंज करना होता है, हेड प्लस V3 में चेंज करना होता है गाइस। कौन से क्वेश्चन में, नरेशन में, और वो भी तब जब यहाँ पे मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाहर इस जगह पे पास्ट फॉर्म दे रखी हो, तब ऐसा करना होता है। तो ये एक अलग पॉसिबिलिटी है। वॉइस में इस तरीके से टेंस के चेंज नहीं होता है, ध्यान रखें, टेंस के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, ना कि टेंस में ही चेंज हो जाता है, टेंस ही दूसरा आ जाए। तो इसलिए बचें इस तरह की गलती से, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स
वॉइस के अंदर नरेशन के रूल लगा के गलती कर देते हैं, आपको नहीं करनी है। बढ़ते हैं जल्दी से आगे। जापान हैज मेड इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस इनसाइड सम फील्ड्स। देखिए इनसाइड सम फील्ड नहीं होगा यहाँ पे, इन सम फील्ड्स होएगा, ईयर आपका इनसाइड, इन सब फील्ड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द कमिटी वर्कड अप द मैटर, वर्कअप नहीं होता है, ठीक है चलो, वर्कड अप द मैटर फॉर 2 hours बट कुड नॉट रीच एनी कंसेंसस। देखिए कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, कंसेंसस का अर्थ होता है सहमति। तो सहमति आती है बातचीत करने के बाद में, बातचीत करने के लिए लिखा हुआ टॉक्ड ओवर, ये खत्म आपका। बहुत ही इजी क्वेश्चन। फिर देखेंगे एक वर्ड है हेराल्ड। देखिए सिनोनिम एंटोनिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट आए हैं, इसलिए खास ध्यान दीजिएगा। हेराल्ड जैसा शब्द आया और हेराल्ड के लिए आपको सिनोनिम पूछा गया। हेराल्ड का अर्थ ही होता है बताना, इसलिए क्या हो जाएगा मीनिंग इसका? अनाउंस। बिल्कुल इसका मीनिंग हो जाएगा क्या? अनाउंस। राम राम सर जी, करण राम राम आपको भी। प्लेनरी जो वर्ड है इसके अपन डिस्कशन करेंगे अब। प्लेनरी वर्ड जो है इसका मीनिंग ही गाइस होता है कंप्लीट। इस वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? कंप्लीट। देखिए इसको कई बार स्टूडेंट जो है वो प्लेंटी से जोड़ देते हैं, ठीक है, आप प्लेंटी से ना जोड़ें क्योंकि प्लेंटी का मीनिंग होता है ज्यादा। अब ज्यादा के लिए कई बार क्या है कि आप एंटोनिम जब ढूंढने निकलेंगे तो आप ज्यादा का कहीं अनलिमिटेड ना समझ लें। हो जाता है कई बार दिमाग में अजीब सी चीजें आ जाती है, लेकिन ध्यान दें कंप्लीट का एंटोनिम क्या होगा इसमें, क्लियरली इनकम्प्लीट। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मीनिंग आना चाहिए भाई, मीनिंग अगर नहीं आता है तो थोड़ी सी प्रिपरेशन में कमी लगेगी। रिप्राइव वर्ड है अगला आपका, वर्ड है आपका अगला रिप्राइव। रिप्राइव जो वर्ड है बड़ा कमाल का वर्ड है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को सजा दी जा रही है और उसकी सजा से पहले, बस सजा देने से पहले उसको रोक दिया जाए, तो रोकना जो होता है सजा का, है ना, टू स्टॉप द पनिशमेंट, टू स्टॉप द पनिशमेंट, उसे अपन कहते हैं रिप्राइव, स्टॉप द पनिशमेंट। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछा गया एंटोनिम, तो ये पनिश, बड़ा ही आराम से इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। कट नो आइस का अर्थ होता है टू, मतलब इन्फ्लुएंस ना कर पाना, राइट। तो इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी डन, नहीं इसका तो मतलब नहीं हुआ। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, हाँ ये हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए तो आप इंप्रेशन नहीं जमा पाए। एंटायरली का कोई मीनिंग नहीं है, टू बी डिफीटेड का कोई मीनिंग नहीं होता। कट नो आइस का मीनिंग होता है कि आप इंप्रेशन ना जमा पाए अगर किसी चीज पे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ब्लू बुक। अब ये आपका जो वर्ड है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसको लर्न किया और बड़े अच्छे से इसको आराम से अटेम्प्ट करके आए हैं। ब्लू बुक के एक्चुअली बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जो है वो प्राइवेट गवर्नमेंट बुक के अंदर ही छोड़ दिया इसको, तो ये गवर्नमेंट बुक होती है भाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट। फर्दर, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन नॉट बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ऑफ गॉड। ऑफ कोर्स एग्नोस्टिक होएगा इसका। सोचना है क्या, हर्मिट तो साधु होता है, डिवोटी भक्त होता है, मार्टियर आपका शहीद होता है। वेरी वेरी इजी। उसके बाद देखते हैं अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग और अ पोएम अबाउट अ डेड पर्सन, स्पेशली वन रिटन ऑन देयर ग्रेव स्टोन एपिटाफ। कितना इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्या करना है। ग्रेव स्टोन पे कुछ भी जो लिखा होता है उसको अपन एपिटाफ बोलते हैं, सबको याद होती है ये बातें। चलो नेक्स्ट देखते हैं बनाओ। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड को बताना है हमें, इनकरेक्टली स्पेल्ट। परसिवरेंस नहीं है, सॉरी प्रिजर्वेशन है, ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिजिनस में गाइस यहाँ जी के बाद ई आएगा, इंडिजिनस में जी के बाद यहाँ पे ई आएगा, आई नहीं होगा। इम्प्रोवाइजेशन सही है, एमेंसिपेशन पतला पतला एकदम ठीक है भाई। फिर देखो अगला, इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है वर्ड आपका, एविडेंस सही है, हॉटीली। हॉटी तो आपका ऐसे लिखा जाता है, वर्ड होता है आपका हॉटी और इसका अर्थ होता है घमंडी। हॉटी का अर्थ क्या होता है? घमंडी। हॉटीली लिखना है आपको तो ऐसे लिख सकते हो, हॉटीली, ये सही स्पेलिंग है। डिस्कशन में डबल एस वगैरह सब कुछ ठीक है, रेजोल्यूट में भी बिल्कुल सब कुछ ठीक है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हॉटीली, ये हमारा आंसर है। चलो गुड। और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। 3 इंडिपेंडेंट डैश टेस्टिफाइड टू सीइंग हिम। ओके, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं जरा। पर्स एक देखा जरा, 3 लिखा है यहाँ पे, 3 लिखा है तो पर्सन तो होने जरा, क्योंकि इंडिपेंडेंट नाउन तो है नहीं। अब नाउन चाहिए तो ये विटनेसेस ही होगा, स्पेक्टेटर भी नहीं होगा। ऐसे लो, क्या बात है, इतना इजी क्वेश्चन। अरे वाह, 3 लिखा हुआ था और ऑप्शन देखो जरा, कुछ पढ़ना नहीं था, क्या करना था। देखो
एक बार में खत्म हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट है कुछ, आवाज नहीं आ रही, ओके ठीक था। स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी डैश प्रेजवर्दी। ये प्रेजवर्दी की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसको छोड़ देना एक बार। रीडेबल, क्रेडिबल, फॉल्स। देखिए अगर कोई स्टोरी जो है वो बहुत ज्यादा फैंटास्टिक हो, ठीक है, तो वो क्या नहीं हो सकती। ध्यान रखें, आप जब 2-2 का यूज करते हैं, 2-2 का यूज करते हैं, तो आप ही इज टू इंटेलिजेंट। जल्दी से आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। टू इंटेलिजेंट टू फेल, ऐसे जैसे एक सेंटेंस बनाया मैंने। उसका मतलब क्या है कि वो इतना ये क्वालिटी है कि वो ये नहीं करता। 2-2 का मीनिंग क्या होता है कि उसमें इतनी ये वाली क्वालिटी है कि वो ये वाला काम नहीं कर सकता, राइट। तो इसमें उल्टा बताना होता है कि ये क्वालिटी है तो ये नहीं कर सकता, नहीं जो कर सकता वो लिखना होता है। तो स्टोरी अगर बहुत फैंटास्टिक है तो वो क्या नहीं हो सकती बताना है। वो तारीफ लायक नहीं हो सकती। अगर फैंटास्टिक अपन बोल ही रहे हैं तो तारीफ तो कर ही रहे हैं, तो तारीफ लायक क्यों नहीं होगी। रीडेबल को सेंस नहीं बनता, पढ़ी नहीं जा सकती, पढ़ रहे हैं तभी तो बता रहे हैं। क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वास योग्य, तो जिसपे विश्वास ना किया जा सके, इतनी कमाल की स्टोरी है, इतनी फैंटास्टिक स्टोरी है, ये हो सकता है हमारा आंसर। फॉल्स का कोई मीनिंग नहीं बैठता कि वो सही नहीं हो सकती। स्टोरी जो होती है वो सही नहीं होती है, इसलिए अपन बोलेंगे ही यही कि उसके बारे में बोलना कि टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल कहेंगे कि विश्वास योग्य नहीं है, ना कि अपन बोलेंगे कि वो इतनी फैंटास्टिक थी कि वो सही नहीं थी, राइट। ओके, तो मिलते हैं हम गाइस अगली क्लास में। ये मैंने क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अब एग्जाम एनालिसिस की अगर बात की जाए तो मैं जरा जल्दी से आपको बता दूं। एग्जाम एनालिसिस की अगर बात की जाए तो इस शिफ्ट में भी जो है फ्लक्चुएशन देखा गया है गाइस, फ्लक्चुएशन देखा गया है। जो अब तक आप देख सकते हैं 2 दिन में पैटर्न दिख रहा था, पैटर्न तो सेम है, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। लेकिन लेवल की अगर बात की जाए तो देखिए मैथ्स में ये अभी भी कांस्टेंट वैसा का वैसा ही है। जीए के अंदर जो है इसको मैं कहूँगा थोड़ा सा ये ऊपर गया है, रीजनिंग के अंदर भी ये थोड़ा सा ऊपर गया है, और इंग्लिश में भी ये थोड़ा सा ऊपर गया है। तो ये एक चीज़ देखने को मिली है कि भाई अब जब आगे के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें माय डियर स्टूडेंट्स जो पैटर्न है वो तो सेम है, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। स्पेशली इंग्लिश का तो आप खुद लोग फील कर सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थे, दे वर ऑफ मॉडरेट लेवल। जितने इजी फर्स्ट शिफ्ट में या 11 अप्रैल को आ रहे थे वैसे नहीं थे, थोड़े से तो ऑफकोर्स मैं कहूँगा हल्के से डिफिकल्ट तो ये थे ही। बाकी जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है उसके लिए तो क्या ही डिफिकल्ट है। बट जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने पहले आपको बताए थे, मैंने कहा था गुड अटेम्प्ट्स जो हैं आपके फर्स्ट वीडियो के लिए मैंने आपको बताए थे 11 अप्रैल के लिए गुड अटेम्प्ट्स जो है आपके क्या हो सकते हैं, वो मैंने बताए थे आपको 75 to 85। अब अगर बात की जाए तो ये गुड अटेम्प्ट्स आप सिंपली 5 से कम कर सकते हो, इनफैक्ट 10 तक नीचे जा सकते हो। मेरा मानना है कि ये अराउंड 68 टू आप कह सकते हैं 80 तक अगर आप अटेम्प्ट कर देंगे ना, 80 तक तो इनफ होगा, 80 तक तो ज़्यादा ही हो जाएगा मैं कहूँगा। 80 तक तो आप एकदम सेफ हो। अगर आप 77 तक भी अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 13 अप्रैल को अगर आपने 68 तक कर दी हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना अच्छा स्कोर। बट याद रखें ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, इसके अंदर ये स्कोर आगे जुड़ता है, तो इसलिए क्वालिफाइंग नहीं है, इसलिए आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें कोशिश करें। चलिए, तो ये तो हुई बात उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 11 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम दे दिया है, उनका कैसा हुआ, दे हैव नोन, उन्होंने पता लगा लिया है। अब उनका थोड़ा रिलैक्स का टाइम, अब रिलैक्स करें। लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट्स जिनके अब एग्ज़ाम है वो लोग खास तौर पे ध्यान दें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, और अब अपने जो अटेम्प्ट्स हैं उनको टारगेट करना है कि हाँ कम से कम हमको 70 के आसपास तो अटेम्प्ट करके आने ही हैं। कई स्टूडेंट्स बड़े अजीब से मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमने 55 किए हैं। अरे 55 में कुछ नहीं होगा, आप तुक्के मार दो, क्योंकि 55 में फिर वैसे भी नहीं होना है सिलेक्शन।
राइट। अब तुक्के मार के आओ, कोई दिक्कत नहीं, 25 30 35 तुक्के मारो, मस्त बढ़िया भाई एकदम, कोई भरोसा नहीं आपका ठीक हो जाए। अगर सही हो गए तो एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं पीछे ना रहे तुक्के मारने में। ओके नेक्स्ट देखते हो। फिर अगली बात मैं आपको बता रहा था राइट। तो अब जो एग्जाम्स में जिनके अब एग्जाम्स हैं, मैं उनसे खास तौर पर बात करना चाहूँगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, इनमें जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दें। आप कोशिश करें कि उसके आसपास का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के आसपास के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं राइट, तो उनको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आपको अभी लास्ट टाइम पे जो एक हेल्प चाहिए वो मिल सके। कमेंट आ रहा है, राम राम गुरुजी, राम राम, बिल्कुल राम राम। चलो तो गाइज दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। ये एनालिसिस इतना ही है ताकि आप सब लोग अपना समय बचाएं और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करें। इन केस आपका कोई डाउट हो, आप टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या फिर जो आपको नंबर आप नीचे फ्लैश हो रहा होगा उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में गाइज। थैंक यू सो मच। इतना ही था ये एनालिसिस। बाय बाय।